हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं एक चैनल लेके आया हूँ खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की, ठीक है, और जो लास्ट में पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, मैं उनके लिए खास मेरा अवसर लेके आया हूँ। क्योंकि इस चैनल में हम खासकर उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करेंगे जो कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, और हम इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे। एक चैप्टर में से मिनिमम मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन ओनली होंगे, ठीक है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो 4-6 नंबर के आते ही आते हैं, उनके लिए खास अवसर है, और हम उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं जो कई बार रिपीट हुआ है लॉन्ग टाइप। जो चैनल का नाम है महेश स्टडी पॉइंट, और चैप्टर हमारा जैसा कि चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व सुरक्षा, ठीक है। जैसे बताया समकालीन विश्व सुरक्षा, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा समकालीन विश्व सुरक्षा। मैंने बताया था 2 क्वेश्चन मैंने जैसे इसका करवा दिया। लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस आते रहते हैं वो काफी ज्यादा बार रिपीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो क्वेश्चन हमारा भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 घटकों का वर्णन कीजिए, जो 4 से 6 नंबर में आता है, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर में आता है क्वेश्चन। तो मैंने इसके आंसर्स लिख दिए, हेडिंग वाइज एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल में मैंने कई बार बताया हेडिंग के नंबर मिलते हैं, ठीक है। पहला हम इसका हेडिंग देखते हैं कि क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक, मतलब कि भारत अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी नीतियों अपना रखती है, जिसमें और इसमें क्या क्या और करता है। जैसे कि पहला बताया गया है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, कि इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले रखना कुछ नहीं है, समझो, ठीक है। भारत क्वेश्चन से हम लाइन लेंगे, उसके बाद आंसर द्वारा लिख देंगे कि भारत की सुरक्षा नीति के घटक, जिसमें पहला सैन्य क्षमता को मजबूत करना, कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए एक से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, एक से एक हथियार का निर्माण कर रहा है, सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहा है ना, जिसमें एक से टेक्नोलॉजी वाले हथियार ला रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, मॉडर्न कर रहा है, अपने हथियार को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि जनरली सैन्य क्षमता कोई देश कैसे मजबूत करता है, बाय मॉडर्न के थ्रू, अपने हथियार को में तकनीकी लाना। सेकंड देखते हैं अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना। देखो जनरली बात यही होती है कि कोई भी देश अपने आप को मजबूत तभी कर पाता है जब उसका अंदर की स्थिति, मतलब अंदरूनी अंदर की स्थिति है ना, अंदर से जब कोई देश सही नहीं रहेगा, जैसे ये सपोज दैट ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया में अगर अंदर ही कोई चीज है ना, या देश अंदर से ही खराब रहेगा, या देश के अंदर ही ग्रेविटी या और भी समस्याएं जो होती है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो बाहर की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा, और बाहर की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा तो इससे क्या हुआ, वो अंदरूनी मामले को उलझ के रह जाएगा, और अंदरूनी मामले को उलझ के रह जाएगा तो अपने आप को कभी भी वो विकास कोई भी देश कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी देश का विकास करने के लिए अंदरूनी विकास, मतलब अपने आप को अंदर से मजबूत करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण दें, अगर हमारे घर में परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, हमारे घर में परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हम बाहर के कामों में उतना ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए हमारे अगर घर में प्रॉब्लम होगी तो बाहर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वैसे ही देश के अंदर होता है, अगर देश के अंदर ही अंदरूनी गड़बड़ी होगी तो बाहर कितना ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्थिक विकास करना, ठीक है। आर्थिक विकास करना, ये जो भारत है, जब आजाद हुआ था हमारा भारत, है ना, जब हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 के दौरान, तो आर्थिक विकास हमारी काफी बहुत ज्यादा पिछड़ गई थी, ठीक है। आर्थिक विकास हमारी काफी ज्यादा पिछड़ गई थी, अंग्रेजों ने हमारे देश को खोखला कर दिया था, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डाउन हो गई थी, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो 60 से 70% है ना कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। अब हमारी कृषि बहुत ज्यादा डाउन पड़ गई थी। हमने देखा कि 50 के दशक में, 60 के दशक में हमारे भारत में सूखे की स्थिति,
अकाल, भूखमरी की समस्या, इन समस्याओं से जूझ रहा था भारत। इस वजह से हमारी इकोनॉमी को भी मजबूत करना था, इसके लिए कई कदम उठाए गए। आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना कि भारत की सुरक्षा नीति क्वेश्चंस में से एक लाइन उठा लेते हैं। भारत की सुरक्षा नीति में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने से कोई भी देश आत्मनिर्भर हो सकता है, क्योंकि बात आती है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जब देश यूएनओ पर, है ना, या किसी भी देश को विश्व स्तर पर एक मंच मिलता है, एक मंच प्रदान होता है बोलने के लिए, तो अपनी स्थिति को बेटर तरीके से कायम कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सरकारी विषयों में सुरक्षा। चौथा क्वेश्चन है अप्रवासी व शरणार्थी में अंतर बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, 3 या 2 नंबर का। तो हम देखते हैं अप्रवासी। समझना, अप्रवासी जो अपने इच्छाओं और आवश्यकताओं को, मतलब जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी मर्जी से अपना स्थान छोड़ते हैं, ठीक है, अप्रवासी कहलाते हैं, है ना, अप्रवासी कहलाते हैं। ये कितना इजी है। अप्रवासी जो अपने इच्छाओं, जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी मर्जी से जो स्थान छोड़ते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, शरणार्थी देखो नाम से पता चल रहा है शरणार्थी की, इसमें शरणार्थी अपनी मजबूरी में, जैसे मजबूरी क्या क्या हो सकती है, युद्ध, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब कोई भी अपने स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है उसे कहते हैं शरणार्थी। तो हम इसका फर्क ये देखेंगे कि अप्रवासी ये तो अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है, ठीक है, अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ मजबूरी है। फर्क यही है, इसमें अपनी मर्जी से स्थान छोड़ रहा है, इसमें मजबूरी से वो स्थान छोड़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इस चैप्टर का, शस्त्रीकरण और निरस्त्रीकरण में अंतर बताइए, जो आता है। ठीक है, शस्त्रीकरण नाम से पता चलता है, शस्त्रीकरण, है ना, शस्त्रीकरण मतलब शस्त्रीकरण, शस्त्र का मतलब क्या होता है, हथियार। वर्ड का मीनिंग समझा करो, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। शस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण, दोनों में अंतर है। बच्चे क्या करते हैं, कभी-कभार इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ लिखते थे, ये वाला यहाँ। शस्त्रीकरण में देखते हैं, शस्त्रीकरण का मतलब है नए नए हथियार बनाना, ठीक है, और निरस्त्रीकरण का मतलब है नए हथियार न बनाना। निरस्त्रीकरण, न मतलब नेगेटिव, है ना, ध्यान रखो, न मतलब नेगेटिव मतलब नए हथियार नहीं बनाना भाई, नए हथियार नहीं बनाना, और जो बने हुए हथियार है उसमें कमी लाना है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी गोलार्ध यानी विकसित देश तथा दक्षिणी गोलार्ध यानी विकासशील देश, ठीक है, में असमानता के आधार पर अंतर बताइए। क्वेश्चन हमारा उत्तरी गोलार्ध, देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखने का एक रीजन है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के देशों में अंतर बताइए, ठीक है, जबकि अथवा में करके क्वेश्चन आता है विकसित देश तथा विकासशील देशों में अंतर बताइए। अब किस आधार से, असमानता के आधार पर आप कैसे अंतर करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा है, ताकि कभी उत्तरी गोलार्ध आ जाता है, कभी विकसित देश आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते मैंने अंतर लिख दिया है, उत्तरी गोलार्ध यानी विकसित देश, दक्षिणी गोलार्ध यानी विकासशील देश। मैं इधर समझा देता हूँ ड्रॉ करके, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इस तरीके से। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश आते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बार बच्चे गलतियां क्या करते हैं यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, बच्चों को पता ही नहीं होता कि उत्तरी गोलार्ध में विकसित देश है या विकासशील देश है। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखना कि उत्तरी गोलार्ध में विकसित देश आते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में विकासशील देश आते हैं।
उल्टा कर दोगे नंबर कट जाएगा, काट देंगे। देखते हैं हम उत्तरी गोलार्ध में विकसित देश। पहला से जो है आबादी कम, कि विकसित देशों में आबादी पर नियंत्रण बनाया है ना, यहाँ पे आबादी कम है, यहाँ पे नियंत्रण बना के रखते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध यानी विकासशील देशों की बात करें तो इनकी तुलना में आबादी यहाँ अधिक है, जनसंख्या अधिक है, ठीक है, जिस वजह से इनका विकास नहीं हो पा रहा है। पहला। दूसरा देखते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी विकसित देश, विकसित देशों में बेरोजगारी है ना, बेरोजगार पर नियंत्रण बनाए रखे, क्योंकि वहाँ पे आमतौर पर ज्यादा नागरिक वहाँ पे शिक्षित है। और जबकि वही हम विकासशील देश की बात करें जिसमें बेरोजगारी की समस्या अधिक है ना, 40 से 50% युवा ज्यादातर बेरोजगार है विकासशील देशों में, इस वजह से भी विकास नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बीमारियां महामारियां अधिक, विकसित देशों में है ना, मतलब उत्तरी गोलार्ध देशों में बीमारियां महामारियां अधिक नहीं है, कम है ना, बीमारियां महामारियां यहाँ पे कम है विकसित देशों में, क्योंकि यहाँ आमतौर पर सभी नागरिक शिक्षित है, साफ स्वच्छता पर खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि बीमारी महामारी कहाँ से बनती है, गंदगियों से, जबकि यहाँ साफ सफाई पे खास ख्याल रखते हैं, इस वजह से बीमारी महामारी यहाँ पे कम है। वहीं इसकी तुलना में विकासशील देशों की बात करते हैं बीमारी महामारी अधिक है, क्योंकि विकासशील देशों में साफ स्वच्छता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भ्रष्टाचार पर अधिक, भ्रष्टाचार यहाँ अधिक है ना, सॉरी कम है। विकसित देशों में भ्रष्टाचार कम है, इसका रीजन है कि विकसित देशों में 80 से 90% नागरिक पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षा का प्रसार, और वहीं विकासशील देशों में भ्रष्टाचार अधिक है, क्योंकि शिक्षा का प्रसार अभी आमतौर पर उतना फैला नहीं है। नेक्स्ट, आर्थिक स्थिति अच्छी है विकसित देशों की, ठीक है, क्योंकि शिक्षा मूल रीजन है सबका, शिक्षा जितना ज्यादा फैलेगा लोगों में क्रिएटिविटी नहीं बनेगी और उतना ही देश की इकोनॉमी सही रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी किसी देश की कब बढ़ती है, जब व्यक्ति शिक्षित होता है और स्वस्थ होता है, तो उसमें ही उत्पादन को बढ़ावा देता है, जबकि इसमें आर्थिक स्थिति कम है। वहीं अब उदाहरण के साथ देना है, क्योंकि जब क्वेश्चन में उदाहरण देते हैं है ना, तो उदाहरण में हमें पेपर थोड़े ठीक ठाक पूरे मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसका उदाहरण है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जो विकसित देशों में आते हैं, जबकि इसका उदाहरण है भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो इस तरह से ये पूरा होता है।